जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे हथीपाँव पर। बहुत लोगों ने देखा होगा, नई पीढ़ी में बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। वह कितना कष्टकर होता है, वह जिसको होता है वही समझ सकता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जो जानकारी हमको है वो अभी शेयर नहीं करेंगे, देखेंगे बीच बीच में जब मौका मिले तब शेयर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, पहले उनकी सुनते हैं, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो हमारी जानकारी है उनसे लेंगे, अपनी जानकारी उनको देंगे। और यहाँ 2-3 पेशेंट भी हैं, उनके साथ भी बात करके बताएंगे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन ये प्रोग्राम चल रहा है, अभियान चल रहा है, जिस अभियान में पिछले कई सालों से यह कोशिश हो रही है कि वो इलाके जहाँ की फाइलेरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उन इलाकों में लोगों को सब लोगों को A to Z, कुछ लोगों को छोड़ के जो गंभीर बीमार हैं या बच्चे हैं, इस तरह के लोगों को छोड़ करके सब लोगों को दवा खिला ही दी जाए ताकि यह बीमारी नहीं हो। इसके पहले भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी आई हैं जिनके लिए सब लोगों को दवा खिलाया जाता था, ताकि वो पोलियो, खास करके पोलियो का ड्रॉप्स जो आया था, पोलियो ड्रॉप्स सारे बच्चों को देना अनिवार्य हो गया था कि सबको देना ही देना है। फिलहाल ये तब भी बड़े बड़े स्टार प्रचार करते थे। तो यह जो है, इसके बारे में इनका जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के बारे में प्रचार प्रसार भी चल रहा है। और इन इलाकों में है, वहाँ लोग कितने अवेयर है यह मुझे नहीं पता, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम का मतलब यह है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसको ठीक से सुनिए कि कैसे आप फाइलेरिया से बच सकते हैं, और हो गया तो उसकी पीड़ा से बच सकते हैं। आपको अपना कुछ खर्च भी नहीं करना है, सारी चीज़ें सरकार मुहैया करा रही है। तो एक्सपर्ट से परिचय कराते हैं, फिर एक्सपर्ट से बात करते हुए अपनी बात में कहता चलूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं झारखंड के वायरस जनित रोग नियंत्रण के। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार सभी हमारे साथ को। हैं डॉक्टर अभिषेक पॉल जी, जो राज्य समन्वयक हैं WHO से, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। और हमारे साथ है विकास सिन्हा, जो संक्रामक रोग पिरामिल फाउंडेशन के टीम लीडर हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं नीलम जी, जो राज्य सलाहकार हैं IEC की। आप सबको स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करता हूँ मैं, जी, क्योंकि आप राज्य के प्रभारी हैं, ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। क्या स्थिति है झारखंड में फाइलेरिया की? झारखंड में फाइलेरिया की स्थिति अभी यह है कि झारखंड के सभी ज़िले जो हैं फाइलेरिया से संक्रमित हैं। जी। फाइलेरिया एक परजीवी से होने वाली बीमारी है जो क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से होता है। अभी राज्य में लगभग 50,000 से ऊपर कुल हाथी पाँव के मरीज हैं। हाथी पाँव के मरीज की संख्या ज़्यादा होने के पीछे सबसे वजह यह है कि जब इस बीमारी की शुरुआत होती है उस समय बहुत यंत्रणा या बहुत जोरों का बुखार ये सब नहीं आता, इसके वजह से वो डॉक्टर के पास जाते नहीं और इलाज करवाने से वंचित रह जाते हैं। जब यह 10 से 15 वर्षों के बाद विरूपता के साथ प्रकट होता है, जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं, लेकिन पाँव के अलावा यह हाथ, ब्रेस्ट, हाइड्रोसिल वगैरह में भी हो सकता है। जब इस रूप में यह आ जाता है तो फिर इसका इलाज लगभग संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती दौर में जैसे ही पता चले वैसे आदमी सतर्क होकर के हॉस्पिटल से या डॉक्टर से एडवाइस ले, क्या करे? शुरुआती दौर में जैसे ही इसका इन्फेक्शन होगा तो हल्का बुखार, बदन हाथ में दर्द, और कभी कभी आप देखेंगे कि लाल लाल धारियाँ जैसे हाथ या पैर में हो जाते हैं। इस दौरान यदि इसका इलाज किया जाए तो उस समय तक लिम्फेटिक सिस्टम जिसके नष्ट हो जाने की वजह से हाथी पाँव होता है वो स्थिति नहीं आ पाएगी। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस देश में रहते हैं, जब तक बीमारी परेशान नहीं करने लगे तब तक तो हम अपने दवा खाते रहते हैं। जी, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, जी, तब तक वो अपना इलाज खुद करता है। जी, कहीं से पैरासीटामोल खरीद के लाया, खा लिया, अपना खा करके अपना काम जी, या आपने दवा दुकान में जाके कहा कि भैया हमको ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, दवाई दे दो, दवाई दे दिया, खा लिया। आपने जो बात कही है बहुत हद तक सही है जी। और इसी का दुष्परिणाम हमें जो हाथी पाँव के रूप में देखने को मिलता है। ओवर द काउंटर बहुत सारे दवाएं उपलब्ध हैं
लेकिन कोई भी दवा किसी भी दवा दुकानदार को बिना किसी डॉक्टर के पर्ची के नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब लक्षण दब जाते हैं तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो ठीक हो गया, फिर वो फर्दर इलाज के लिए नहीं जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जिसको थोड़ा सा भी बीमारी हो तो कम से कम अस्पताल में जाएं। सरकार के द्वारा सभी अस्पताल में सभी तरह की दवाएं एवं चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर रिस्क क्यों लेना। बहुत हद तक जानकारी के अभाव में लोग डॉक्टर के पास सलाह के लिए नहीं जाते हैं। खैर उस पर तो हम लोग बात करें। डॉक्टर पॉल, आप तो WHO से हैं, WHO की क्या भूमिका है इस उन्मूलन प्रोग्राम में? सबसे पहले तो इसमें जो उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया, इसमें हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 50वीं, जिसमें इस पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया GPELF, ग्लोबल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलोरिसिस। तो सबसे पहले तो गाइडलाइंस बनाए गए और 2 स्तंभों पे गाइडलाइन बना। एक है कि हमें जैसा आपने शुरुआत में कहा, एक है दवाई खिला के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से लोग जो संक्रमित नहीं है उन तक संक्रमण को रोकना है। दूसरा है जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उनके लिए मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन का एक रखा गया। साथ ही साथ उसके लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं वो सारे ग्लोबल गाइडलाइंस बनाएंगे। NTD रोड मैप बनाया गया, जैसे अपने उष्णकटिबंधीय नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उसका एक रोड मैप बना। तो आज के दिन में कुछ 72 ऐसे देश हैं जो टोटल एंडेमिक हैं इस लिम्फेटिक फाइलोरिसिस, उसमें हमारा देश भी है। तो और इसके साथ साथ एक एल्बेंडाजोल का डोनेशन करना, साथ ही साथ FTS फाइलरियल टेस्ट स्ट्रिप आता है बच्चों में एंटीजेनिमिया देखने के लिए, उसका डोनेशन करना, ये हमारा एक रोल है। साथ ही साथ कंट्री को, हमारे जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको मार्गदर्शन देना, टेक्निकल गाइडलाइंस देना, साथ ही साथ फील्ड में हमारे जो राउंड चलता है उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका रिपोर्ट स्टेट को देना ताकि स्टेट उस पर एक्शन ले पाए। यही हमारा बेसिक। नहीं, WHO जब आया इसमें तो उस पर हम ये जानना चाहते हैं, दरअसल कोरोना में जिनको प्रभावित नहीं हुए थे उनको भी उससे बचने के लिए डॉक्टरों ने दवा खिलाया। एक प्रोटोकॉल EP से जारी हुआ था और वो लगभग सब स्टेट ने अपनाया या लोगों ने पास ऑन कर दिया व्हाट्सएप पर, तो लोग अपने खरीद करके खाने लगे। फाइलेरिया में भी ये स्थिति है क्या कि एक प्रोटोकॉल तैयार हुआ है, उस प्रोटोकॉल के तहत दवा चला दिया जाए और या टीका लगा दिया जाए, इस तरह से क्या है? इसमें जो कंसेप्ट है ये प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी का है, टीका का नहीं है। मतलब दवाई खा के आप बच सकते हैं। तो ये दवाई साल में एक बार सभी को खाना है। जो आप देखिए ना, अपने यहाँ डॉट सिस्टम चला था टीबी उन्मूलन के लिए, डॉट बहुत कारगर था, लेकिन वहाँ भी लोग आना बंद कर दिया। डॉट यही था कि यहाँ आप आइएगा हम खिलाएंगे, इसलिए कि आप दवाई ले जाते हैं, थोड़ा सा आराम होता है, उसके बाद दवा नहीं खाते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? इसमें ऐसा तो कोई डॉट तो जैसे कम्प्लीटली थेराप्यूटिक हो गया, मतलब जिसको हुआ अगर वो डॉट ठीक से करेगा तो वो कंप्लीट क्योर हो जाएगा। इस डिजीज में समस्या है क्योर है नहीं, तो हमें लोगों को रोकना है। जैसे हम नॉर्मल जो लोग हैं इससे ग्रसित नहीं है, उसको इस यंत्रणा से बचाना भी है, रोकना भी है। हाँ, और बचाना, और जिसको हो गया है उनको बचाना भी है। तो मैं जिसको नहीं हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए हम लोग बूथ भी लगाते हैं ड्यूरिंग 10 फरवरी और 10 अगस्त। जैसे सर ने कहा कि 14 जिले अभी 10 फरवरी में और 10 जिले अगस्त राउंड में करेंगे। तो हम लोग हर सरकारी जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ बूथ भी लगाते हैं ताकि लोग आके दवाई खा सके। उसके बाद जो लोग छूटे जाते हैं उनको हम घर घर जाके दवाई खिलाते हैं। हमारी फील्ड की टीम है सहिया, जो टीम मेंबर बन के उनको घर घर जाके भी दवाई उनके उम्र के हिसाब से जो भी डोज है वो खिलाती है। विकास जी, पिरामल फाउंडेशन इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? जी, पिरामल फाउंडेशन राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के साथ में बहुत क्लोजली पूरा जो क्रियान्वयन का स्ट्रैटेजी है एलिमिनेशन प्रोग्राम का, उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, कैसे अच्छे तरीके से क्वालिटी से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए हम हर एक स्टेप में सरकार के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये भी मानना है कि क्योंकि आपने खुद ही बात किया कि ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशन है। अगर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इससे बड़ा इंटरवेंशन शायद कोई और नहीं था। आपने पोलियो की बात की, पोलियो भी सिर्फ बच्चों को दिया जाता था, मगर MDA में अगर आप देखें तो हम 100% पॉपुलेशन को दवा खिलाने की बात करते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल में शायद कोई और प्रोग्राम नहीं है। ये अकेला स्वास्थ्य विभाग अगर करना चाहे तो शायद टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। आपका CSR इसमें रोल निभा रहा है क्या? ये प्रोग्राम जो है ये फंडेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। पिरामल फाउंडेशन डोनेशन लेके भी काम करता है और अलग अलग मुद्दों पे काम करता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पानी है, इस पे काम करता है। ये जो फाइलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है इस पे हम बहुत क्लोजली काम करते हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे
क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक जनता नहीं जुड़ेगी इससे, तब तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए जितने भी जनता से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूट हो गए, यूथ हो गए, फेथ लीडर्स हो गए, एसएचजी मेंबर्स हो गए, ये सारे लोगों, एनजीओज, लोकल एनजीओज हो गए, इन लोग सबके साथ जुड़ करके हम लोग की कोशिश है कि इसको जन आंदोलन बनाया जाए, ताकि फलेरिया सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ना रहे बल्कि जन जन की जिम्मेदारी रहे। सुमन जी, नीलम जी, आप बताइए कि क्या है कुल पोजीशन खास करके बचाव के मामले में, और जिनको हो गया उनको यंत्रणा से मुक्ति दिलाने में। जी बचाव के लिए सर ये हम लोग मानते हैं कि बचाव सबसे बढ़िया उपाय है। प्रिवेंशन सबसे अच्छा है इलाज से अच्छा। जब हम बीमार ही ना पड़ें तो फिर हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बचाव के लिए जैसे आपने कहा, बचाव और रुग्णता प्रबंधन, फाइलेरिया में 2 चीज़ें कारगर हैं। पहला तो है बचाव। बचाव के लिए सबसे पहली बात कि जहाँ क्यूलेक्स मच्छरों के प्रजनन को हम रोक सकें, तो गड्ढों में जो पानी जम जाते हैं उसमें मच्छरों का पनपना होता है, तो उस वाटर रिसोर्स को हम बंद करें। जगह जगह अगर गड्ढे में छोटे मोटे मिलते हैं तो अपने हिसाब से अगर हम उसे कर सकते हैं तो मिट्टी से बंद कर दें। घरों में हम पानी कहीं जमा ना रखें, जैसे हमारे गमले हैं, फ्रिज है, कूलर है, कहीं भी पानी जमा होता है, टूटे फूटे बर्तन जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं बर्तन, उसमें पानी जमा होता है, तो वो सब ना रखें। और दूसरी बात कि जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम तो यहाँ मच्छरों को पनपने से रोक रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं और किसी संक्रमित व्यक्ति को काट के संक्रमित हो रहे हैं, फिर वो स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, तो संक्रमण मच्छरों से स्वस्थ व्यक्ति में जाता है। तो मच्छरों के प्रजनन को हम रोकें, ये एक बचाव का उपाय है। दूसरा है कि खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम दवा ज़रूर खाएं, ये हमारा प्रिवेंशन है। कि फाइलेरिया, लोगों में ये भ्रांति होती है कि हमें फाइलेरिया नहीं है तो हम दवा क्यों खाएं। तो पोलियो में भी, जैसे आपने पोलियो की बात की, तो पोलियो जिन बच्चों को नहीं है वो बच्चे 2 बूंद ज़िंदगी के पी रहे हैं। तो इसी तरह फाइलेरिया में भी है कि फाइलेरिया नहीं है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम दवा खाएं, ताकि हमें फाइलेरिया हो ही ना। अपने यहाँ आपको याद होगा झारखंड में एक बड़ा अभियान चला था लोगों के बीच मच्छरदानी बांटने का। जी जी जी। उस मच्छरदानी से लोग मछली मारने लगे। जी जी। ठीक है ना जी। तो ये जो मूल ये है, जैसे डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि पब्लिक को अवेयर होना, पब्लिक यह जाने कि ऐसा करने से हमारी जो संस्कृति कही है, बहुत खराब लगता है संस्कृति में जोड़ने से, गड्ढों में पानी जमा होना और पानी का ढंग से निस्तारण नहीं करना। जी। तो निस्तारण करना पानी का जो है, कैसे उसका उपयोग हो सकता है, उपयोग करते हुए पानी का निस्तारण करना। बिल्कुल बिल्कुल। पानी का दुरुपयोग हो रहा है, हमने भरा, वहां से पानी आया, पानी बर्बाद हो रहा है, उस पानी का इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से लोगों के बीच में अवेयरनेस कि कैसे हम इस्तेमाल कर लें इस पानी का, ताकि वो हमको मच्छर भी नहीं पैदा हो, मच्छर भी नहीं काटे। दूसरे की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको जैसे ही ये सिम्टम दिखता है, इमीडिएटली हम जो पास का अस्पताल है वहाँ जाकर दिखा लें, ताकि हमारा पाँव हथपाव नहीं हो। जी। तो जैसे मतलब हमारे गांव में भी हम लोग इस पर भी अवेयरनेस करते हैं कि कहीं जैसे हैंडपंप लगे हुए हैं, हैंडपंप का उपयोग करते हैं और पास में ही गड्ढे में पानी जमा होता रहता है, तो उस पानी का निकास कर दें। आसपास में जो खेत हैं हमारे, तो कुदाल से कोड़ के हमने बहुत सारी वो नालियाँ बनवा दी, भाई हमारे सामने बनाओ, और वो पानी का वहाँ पर सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाती है, सब्जियाँ लगी पड़ी होती हैं। तो लोग कितना इस बात को फील कर रहे हैं, मूल चीज़ ये है कि लोग फील कितना कर रहे हैं कि हाँ हमको करना चाहिए ये काम जी, कि पानी यहाँ नहीं जमा हो। हम जो भी कर रहे हैं, जब तक जनता उससे नहीं जुड़ती है तब तो हम तो करेंगे, अभियान तो हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना, हम इस तरह से बहस करते रहे। वो बताइए कि वो आपने जो काम किया वहाँ पर क्या लग रहा है कि लोग उसको फील कर रहे हैं कि हाँ? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि हाल ही में हम चतरा गए थे, चतरा में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था, लोगों ने उस पर काम किया। जब हमने बताया तो बोले कि हाँ ये करना चाहिए था हमें, तो वो तुरंत उसमें नाली बनाए और उसमें पानी गया खेतों में और उसकी सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई। सिंचाई नहीं हो रही थी, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे वो तो हो गया कि एक गड्ढे में पानी जमा हो रहा था हैंडपम्प के थ्रू, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड्ढे पड़े होते हैं इधर उधर जिसमें पानी जमा होता है, उस पानी का कोई यूज नहीं हो सकता, तो उसे भी लोग मिट्टी से भरें। और कहीं अगर पानी का थोड़ा जमाव ज़्यादा है तो गांव में ये भी अवेयरनेस है कि अगर
बाइक यूज करते हैं तो बाइक में जला हुआ मोबिल वगैरह होता है, तो उस मोबिल को डाल करके वहाँ पे मच्छरों के प्रजनन को हम रोक सकते हैं, और उस पे भी लोग कर रहे हैं इस पे। लेकिन हम अगर कहें कि ये पूरी तरह 100% जागरूकता है तो वो नहीं है, उसमें हमें और जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को। तो ये चीज़ हो गया सर कि मच्छरों के प्रजनन को रोकना। दूसरा है कि अभी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो दवाएं खिलाई जा रही हैं, हम थोड़ा वो पेशेंट को दवा दिखा लें, खाएं। पेशेंट को जी, दिखाएं, बिल्कुल, उनकी पीड़ा बिल्कुल। थोड़ा पूछ लें, उसके बिल्कुल। बाद में फिर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर। तो थोड़ा इनसे पेशेंट से पूछते हैं। दीजिए, बताइए क्या नाम है आपका? उसमें बताइए, उसको ले लीजिए, माइक हाथ में ले लीजिए, नाम बताइए। डोमरी। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? कुलदीप। कब तकलीफ हुई आपको? ये पहले जो होने के पहले आपको कोई तकलीफ हुई थी? क्या हुआ था? का हुआ था? पैर में क्या होने के पहले कोई तकलीफ हुई थी? तो पैर फूलने के पहले? फले क्या है? फलेरिया है, वो लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन दिक्कत है। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत होता है? पैर फूल गया है तो चलने में दिक्कत होती है। दिक्कतें है तो बहुत अब क्या कर रही हैं, क्या इलाज कर रही हैं? नहीं सुनिए लगता। अच्छा ठीक है, उनको दीजिए। बताइए क्या नाम है आपका? सीधा रहिए, सीधा रहिए, सीधा रहिए, सीधा रहिए। हाँ चमरू महतो। हाँ, कैसे हुआ आपको? ये तो दर्द उठ गया था अपने आप पैर में? हाँ। हाँ, और उसके पहले कोई तकलीफ नहीं हुई थी? नहीं, अच्छा, उसके बाद में दवा खाएं, कहाँ दवा खाए? अपने से खरीद के? खरीद के। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद आराम हो गया। हाँ उसके बाद में आस्ते आस्ते फिर खुलने लगा। हाँ। चलो। अभी क्या चल रहा है? अभी कौन इलाज करा रहे हैं? अभी तो सरकारी हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, दवा मिल रही है, हाँ, तो उससे आराम है? कुछ आराम तो है, क्या आराम है? दर्द नहीं होता है? दर्द नहीं होता है, कुछ कम भी हो गया है। अच्छा, कहाँ कहाँ हुआ आपको? हाथ में भी हुआ है। हाँ, तो खाने पीने में भी दिक्कत होती है? घर में और किसी को है? नहीं, अकेले आपको है? तो आप सोते हैं तो मच्छरदानी नहीं लगाते हैं, धुआं नहीं करते हैं? मच्छरदानी लगाते हैं कि लगाते हैं। अच्छा, दीजिए, उनको दीजिए, अब बताइए। मेरा नाम अंजलि देवी है, मैं इनकी पुता हूँ। हाँ, कैसे हुआ था इनको बताइए, अगर आपको ये- याद हो कब इनको तकलीफ हुई थी? बहुत पहले ही इनको हुआ है, मतलब मेरा शादी से बहुत पहले ही हुआ है। मतलब 30-35 साल हो चुका है इनको। तो क्या तकलीफ क्या है इनको? इनको तो फूलने के पहले मतलब जैसे बताई है हम लोग को, उसके हाँ। हिसाब से शुरुआती में इनको ऐसे ही दर्द हुआ था और पूरा पैर में रेड रेड हो गया था, और उसके बाद में फिर ऐसे ही दवा उवा खाई, फिर थोड़ा रिलीफ हुआ। और गांव में तो जानते हैं ओझा भगत ये सब, तो थोड़ा बहुत वो सब भी हुआ। उसके बाद में फिर उस समय फिर और क्या क्या इलाज हुआ तो उतना हमको नहीं अभी पता क्या है। तकलीफ है? तो अभी कुछ दिन 2 साल पहले की बात है, इनका पैर में फिर से दर्द स्टार्ट हो गया बहुत तेज। अब वो रात में हो गया और फ्राइडे था आई थिंक। तो उस दिन मतलब रात में हुआ, तो रात में तो डॉक्टर मिलते नहीं हम लोग को। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह पे ले गए इनको, तो उस दिन भी काफ़ी लेट हो गया, 11 बजे आसपास डॉक्टर आई। उस टाइम तक ये मतलब तब तक नर्स लोग कुछ दर्द का सुई भी दे दी, तो उनसे थोड़ा रिलीफ हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना, इनका पूरा पैर में मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जगह जगह पे ब्लैक 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 डॉट होने लगा। और उसके बाद में डॉक्टर बोली कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सा नहीं हो रहा है फाइलेरिया की वजह से। उसके बाद में फिर उस टाइम 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी, फिर घर लाए हम लोग। घर लाने के बाद में वही जो काला काला हो गया था, उसी में फिर वो घाव बनने लगा धीरे धीरे। तो मेरी गुत्ती हैं, वो नर्स हैं, तो वो थोड़ा अपना ट्रीटमेंट करके, की, साफ सफाई की। उसके बाद में फिर जब देखी कि ये घाव बढ़ता जा रहा, नहीं संभला, तो फिर हम लोग इनको हॉस्पिटल में एडमिट किए। और धीरे धीरे उनका जो घाव था ना, वो स्किन जो था वो सड़ने लगा। उसको फिर कटिंग वटिंग वही ऑपरेशन सब हुआ। 2 महीना उनको हॉस्पिटल में रखे, उसके बाद में फिर इनको अभी discharge दवा कर मिल दिया रही गया। है? हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा ना डॉक्टर साहब जी कि सर। दवा अपने से ले लिया, दर्द ठीक हो गया तो हो गया। जी ये बना हुआ है पूरे लगभग, मैंने हम जिन इलाकों को जानते हैं वो सब जगह यही है। डॉक्टर के पास तब जाना है जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, हॉस्पिटल की मदद तब लेनी है।
वैसे में आपको ट्रीट करना है, बचाव भी करना है, इलाज भी करना है। जी, जागरूकता के अभाव में प्राय ऐसे प्रैक्टिस लोग अपनाते हैं। तो जागरूकता पे हमें काफ़ी ध्यान देना होगा। इस पे हम उसके कल्चर का, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए यदि प्रचार प्रसार करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। लोग जागरूक होंगे तो सिस्टम में आएंगे। और ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि सभी अस्पतालों में इससे संबंधित दवाएं, प्रोग्राम से इतर भी हेल्थ प्रोग्राम के तहत दवाएं मिलती हैं। वहाँ पर आपको विशिष्ट मूल चिकित्सकों तो ये है कि पहचानना कि उसको फाइलेरिया हो गया, फाइलेरिया का ही दर्द है। तो डॉक्टर नर्स जो हैं, जैसे इन्होंने बताया कि नर्स ने एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया, दर्द रुक गया, तो दर्द का इंजेक्शन से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है क्या? ये सारे सवाल भी बनते हैं ना। तो जैसे दर्द नर्स हुआ, को उतनी वही बात समझ में आई, इसलिए उनके पास कोई किट नहीं था, उन्होंने कोई जांच नहीं की। ये तो यही है ना भाई। उन्होंने जांच नहीं किया। यदि जैसे डॉक्टर नहीं था, पता चल गया उनको कि पैर जो लाल हो गया हाँ, था, हाँ। तो मैंने आपको कहा कि जैसे शुरुआत में ही कहा था कि जब फाइलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी सूजन, दर्द और बुखार के साथ साथ पैर या हाथ भी लाल पड़ जाता है। तो एक लक्षण है जिस पर आप शक कर सकते हैं कि इसको फाइलेरिया हो सकता है। वैसे मरीज को भर्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया रात में ही बाहर निकलते हैं। जिस समय अस्पताल में गए होंगे उस समय यदि ब्लड लिया भी जाएगा तो माइक्रोफाइलेरिया का पता नहीं अच्छा। चलेगा। मिस डायग्नोसिस की या गलत निदान की समस्या बनी रहेगी। और फिर जो इलाज, सामान्य इलाज जो सर्दी बुखार के लिए करते हैं या बुखार बदन दर्द के लिए करते हैं, वो सामान्य इलाज दे करके उनको छोड़ दिया जाता है। बीमारी उनके शरीर में यथावत बनी रहती और फिर वो हाथी पाँव के तौर पर ही। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उस समय इनको भर्ती करके रात में इनका स्लाइड लेकर के जाएँ, और तब इनको 5 साल तक लगातार यदि दवा खिलाते तो शायद इनका लिम्फेटिक सिस्टम भी बचा रहता है। या हाथी पाँव से हमको ग्रसित भी नहीं डॉक्टर को शक हो तब ना, नर्स को शक हो तब ना कि भाई इनको फाइलेरिया है इसलिए रात में रोक करके इनका करना चाहिए। डॉक्टर को ही पहले संदेह करना चाहिए ना भाई। जी नहीं शुरुआती दौर में तो इन लक्षणों के आधार पर शक कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ। लेकिन जब तक हम शक नहीं करेंगे तब तक सोचेंगे भी नहीं कि ये चीज़ हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए यदि कहीं पे चिकित्सक को भी प्रशिक्षण की जरूरत है तो उनको लेना नहीं, चाहिए। नर्सिंग स्टाफ को भी प्रशिक्षण की जरूरत है कि इस स्टाफ तरह को के सिम्टम अगर आप देखती हैं तो आपको तुरंत इस पर वो ये विचार करना ऐसे चाहिए। जो लक्षण परिलक्षित होते हैं तो ऐसे लोगों को ही हम लोग चिन्हित करते हैं नाइट ब्लड सर्वे के लिए। रात्रि में रक्तपट संग्रह उनका होता है, तो जो बुखार के रोगी हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें चिन्हित करके उनका रक्तपट संग्रह किया जाता है और उसमें से देखते हैं कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर उसके आगे फिर फर्दर काम करते हैं कि कैसे उनका फिर रोग प्रबंधन किया जाए, कहाँ एमडीए होगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिर जिले क्षेत्र चिन्हित होते हैं कि जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादा, तो फिर उन्हें दवा खिला करके हम इसका प्रबंधन करें। तो जैसे अभी बात हो रही है कि अगर चिन्हित नहीं होते हैं, उन्हें रोग का पता नहीं चलता, वो खुद से दवाएं लेकर उल्टी सीधी दवाएं खाते हैं, वो तो सही दिशा में काम होता नहीं है। नहीं effort मैडम, तो मैं दूसरी लगता बात है। कर, मैं एकदम अलग जी। बात कर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर साहब ने उस पर बहुत बढ़िया से बताया, मेडिकल स्टाफ्स अगर संदेह नहीं करते हैं, रात को रोक के नहीं रखते हैं, उसका स्लाइड नहीं लेते हैं, तब तक तो इसको कंट्रोल कर पाना, हाँ ठीक है, दवा आप दे करके वो ठीक है कि तुमको काटेगा भी तो नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब तक संदेह कर पाना ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति बुखार से ग्रसित आता है, जी, हर जगह पे हर सीएससी में लैब फैसिलिटी है। कोई भी चिकित्सक उसमें टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट करवाता है। नहीं तो आप बोले कि दिन में आएगा ही नहीं, पेशेंट तो दिखाने दिन ही जाता। नहीं, माइक्रोफाइलेरिया नहीं आएगा। मैं अभी माइक्रोफाइलेरिया की बात नहीं कर रहा। जब आप टीसी करते हैं तो जनरली फाइलेरियासिस के केस में भी यूसिनोफिल बढ़ा हुआ मिलता है। यदि किसी बुखार के केस में आपको यूसिनोफिल बढ़ा हुआ मिले तो आप संदेह करें कि ये फाइलेरिया का केस हो सकता है। तब उसको आप प्रेरित करें कि तुम रात में भर्ती हो जाओ, रात में तुम्हारा एक और खून की जांच होगी, और जांच करके तब आप ये निश्चित कर सकते हैं कि इसको फाइलेरिया है, और फाइलेरिया के अनुरूप फिर उसको दवा दी जाए। WHO खास करके अवेयरनेस के मामले में जो आपने रोड मैप बनाया है, जो सारा कुछ किया है, उसमें जो हम बता रहे हैं, बताया कि झारखंड में जब मच्छरदानी दी गई, बड़े पैमाने पर जब मलेरिया हुआ, मच्छरदानी दी गई तो उससे लोग मछली मारने लगे, ठीक है ना। भूख भी है, गरीबी भी है, अभाव भी है, नासमझी भी है, ओझा भी है, डाइन भी है। झारखंड जहाँ आप खड़े हैं, अब वहाँ कुपोषण सबसे ज़्यादा है।
कुपोषित जो भी आदमी रहेगा उसको कोई भी बीमारी कंपैरेटिवली दूसरे के जल्दी ग्रसित होगी करेगी। और जो कुपोषण की हालत है, झारखंड सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से मंदबुद्धि हो रहे हैं लोग, और दिमाग काम नहीं करेगा, जो मिला दवा खा लिया, खिला दिया, खा लिया अपने। ये गंभीर स्थिति है, तो उसमें WHO की बड़ी भूमिका हमको लगता है कि होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ फाइलेरिया नहीं, कोई भी बीमारी के लिए हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, अगर मैं खांस रहा हूँ, कैसे खांस रहा हूँ, बिकॉज वो खांसी से ही फैलते हैं। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कोविड ने सब पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि बेसिक नियम मान के चलना कितने इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे। फाइलेरिया में एक समय आज से करीब 5-6 साल पहले बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये मच्छर काटने से होता है। तो WHO सभी संस्था सरकार के साथ करके गांव-गांव तक जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में हुआ है। पहले तो लोग ये भी, अभी भी मुझे लगता है जो लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्यूलेक्स नाम के मच्छर से काटने से होता है। एनोफिलिस एक मच्छर लोग जानते हैं। हाँ, एनोफिलिस जो मलेरिया का है। उसी तरह से कालाजार है जो सैंड फ्लाई, एक बालू मक्खी से काटने से होता है। डेंगू का मच्छर अलग है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का मच्छर अलग है। तो सबसे पहले अवेयरनेस में तो बहुत, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेज़र कर पाना और इम्प्रूवमेंट करना बहुत समय टाइम कंज्यूमिंग है, और ये हो रहा है धीरे धीरे। पहले लोग मना कर देते थे, जैसे हम लोग दवाई खिलाने जाते थे, क्योंकि हमारे समाज में वो चीज़ नहीं है कि दवाई को लोग ऐसे देखते हैं कि बीमारी होने के बाद ही लेनी चाहिए। नहीं, दूसरे भी कारण हैं। ये हमको दे रहा है हमारी आबादी घटाने के लिए। हाँ, वो भी एक गलत धारणा लोगों के अंदर हो जाती है। आपका एल्बेंडाजोल यहाँ पर मैक्सिमम फेंक दिया जाता है, आज भी फेंक दिया जाता है, इसलिए कि वो समझाया नहीं किसी ने। इसी असेंबली में लगभग 15 साल तक बहस होता रहा मलेरिया। जो गंगा कछार है आपका, पाकुड़ का इलाका, साहिबगंज का इलाका, वहाँ जहाँ पानी रिसता है वहाँ बड़े पैमाने पर ये मलेरिया है जी। अब भयंकर मौत होती थी जी। वहाँ भी मच्छरदानी बांटी गई, तो मच्छरदानी का उपयोग वही हुआ। हम लोगों को चीज़ों को कैसे समझाएं? नहीं, इसके लिए अब जैसे कि हमारी बात वो नहीं समझ रही थी, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये कम्युनिकेशन, ये मस्ट है कि कम्युनिकेशन बेस्ट हो, ताकि लोग यह समझ सकें आप जो कर रहे हैं। जब तक वो समझेगा नहीं तब तक बेहतर तो नहीं कर सकता जी। इसीलिए हम लोग जब प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें शुरुआती 1-2 तो रहता है कि अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड फैक्टर मैनेजमेंट। एक कंपोनेंट ऑब्वियसली रहता है सोशल मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो शायद आप सिर्फ प्रोग्राम चला के इस डिजीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले तो स्कूल में मना कर देते थे कि हम दवाई नहीं खाएं, मेरा बच्चा बीमार नहीं है, क्यों आप दवाई देने आ गए, ये दवाई कौन सी है? तो इसमें स्ट्रेटेजिक वे से काम होता है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग जब देते हैं तो इस तरह के सिचुएशन को हमारे स्वास्थ्यकर्मी कैसे फेस करें, दवाई के बारे में क्या बताना है, सारा चीज़ डिटेल में ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग बहुत अच्छे ऑडियो विजुअल्स भी रखे हुए हैं। अगर इनकेस जैसे स्कूलों में राउंड से पहले सब टीम जाती है और वो वीडियो दिखाती है, ताकि टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स सबको पता चले। बहुत सारे वीडियो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल है, लोग जाके देख सकते हैं। आज तो सोशल इंटरनेट का ज़माना है, किसी को कुछ पढ़ना है सिर्फ गूगल कर लीजिए, आपको सारा चीज़ मोटा मोटी जानकारी मिल जाएगा। तो काम बहुत है। हमारा एक WHO एंटिटी टूल किट है, एंड्रॉयड ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्किन एंटिटीज़ करके ऐप आएगा। उसमें आप उस ऐप में जाकर आप एंटिटी, जो चमड़े वाले एंटिटीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये WHO के किसी भी वेबसाइट में जाकर और भारत सरकार के NCVVDC के वेबसाइट में जाकर इस प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें अभी हमको बताइए क्या, कब और कैसे मलेरिया जो होता है, ये थोड़ा डिटेल आप बताइए। जी, अभी अगर आप क्या बोलेंगे तो अभी हमें 10 फरवरी से 14 जिले में चिन्हित कुछ 91 ब्लॉक्स हैं, CSC एरियाज हैं, जहाँ MIC बैठते हैं, वहाँ पर हम ये राउंड करेंगे। जैसे अगर हम रांची की ही बात करें तो रांची में 2 ब्लॉक में संक्रमण पाया गया है। मतलब संक्रमण 15 ब्लॉक में ही था, लेकिन अभी भी 2 ब्लॉक में है, बाकी 13 ब्लॉक में घट चुका है। उसका टेस्टिंग हम लोग अगले साल करेंगे, मतलब 2025 में करेंगे। अभी हम ओरमांझी और तमार करके 2 ब्लॉक है, जहां हम लोग इस राउंड को करेंगे 10 फरवरी से। 10 फरवरी को हर एक स्कूल में दवाई खिलाई जाएगी, फ्री में खिलाई जाएगी, और आंगनवाड़ी सेंटर में खिलाई जाएगी। और 11 फरवरी से हम आपके घर घर जाएंगे। तो दवा को सेवन कर, कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर आपके शरीर में, ये भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया है
यूजुअली जिनके शरीर में माइक्रोफैलेरिया रहता है उनको सिम्टम नहीं है। जो क्रॉनिक डिजीज़ वाले लोग होते हैं उनमें शरीर में माइक्रोफैलेरिया भी नहीं रहता, बहुत घट जाता है। तो अगर आपके शरीर में संक्रमण है तो अगर आप दवा सेवन करोगे तो उल्टी, चक्कर आना, बुखार आना ये बहुत कॉमन है। ये भी हम लोग देखे हैं कि किसी ने इस राउंड तो हमारी बात सुनी, दवाई खा ली, और अगर उसको उल्टी हो गई अगले साल मना कर देता है कि सर हम तो आपका दवाई खाए थे लेकिन हमें उल्टी हो गई तो हम हमारे बच्चे को मत खिलाइए। तो उसमें भी रिस्क कम्युनिकेशन या आयरन टैबलेट से जब कॉन्स्टिपेशन होता है उसके बाद दवा फेंक दिया जाता है। जी जी, इसीलिए काउंसलिंग प्री एडमिशन, मतलब आयरन टैबलेट देने से पहले बोलना ही है, और ये स्टूल कलर ब्लैक हो जाएगा ये बोलना ही है, क्योंकि हम और आप सोचते हैं कि हम सब जानते हैं तो वो भी जानते हैं। यही नहीं, वो नहीं जानते हैं, उनके लिए आप ये सारी चीज़ें एलियन है, तो उन्हें सारा चीज़ बताना। तो इसीलिए कास्केडिंग ट्रेनिंग अभी राज्य ने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया। अब नीचे जाके CHO जैसा आप कह रहे हैं हर एक स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, फिर हम सहिया, ANM जितने हैं सबका ट्रेनिंग करेंगे, तब जाके हम राउंड में जाएंगे। अनट्रेंड मैन पावर के साथ हम राउंड में नहीं जाएंगे। जैसे नीलम जी ने कहा ना एक बात कि हमको रात में ही स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं है अगर हमको उसको जानना है। तो जो स्टाफ की स्थिति है झारखंड में, स्वास्थ्य विभाग की जो स्टाफ की स्थिति है, अभी डॉक्टर साहब ये नहीं बोलेंगे यहाँ कितने डॉक्टर कम है, कितने ANM कम है, इसलिए कि उनका बोलना भी अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन हमको पता है कि क्या स्थिति है। उसमें आपको काम करना है, उसमें काम करना है, तो काम करने का वो क्या कहें गंभीरता, यह सोच करके स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे आपने बताया विकास जी कि सहिया क्या नाम है PRI इन सबको मिलाते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बात सुनी जाती है ग्राम प्रधानों की। जी बिल्कुल, झारखंड में ग्राम प्रधान बहुत मैटर करते हैं और सबसे ज़्यादा उनकी सुनी जाती है। तो उनको अगर आप इस मामले में कन्विंस कर लिए तो हमको लगता है कि कई स्टेप आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी क्योंकि मूल रूप से आप इसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमको लगता है कि यह शायद बेहतर हो सकता है। बहुत ही सही बात कहा आपने, और इसी सिलसिले में हम लोग काम कर भी रहे हैं। जैसे अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर्स हैं उन सबका एक सेंसिटाइजेशन ओरिएंटेशन होगा, उनके नीचे जाकर के ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर्स हैं उनका सेंसिटाइजेशन होगा, उनके जाके सारे मुखिया का सेंसिटाइजेशन होगा। मुखिया के सेंसिटाइजेशन के लिए ऑलरेडी राज्य सरकार ने कुछ पैसा भी मुहैया कराया है कि हर एक मुखिया को बुला करके उनको सेंसिटाइज करने के लिए कुछ पैसा भी दिया गया है कि उनको बुला, जो खर्च होगा उसको वहन करने के लिए। तो ये पूरा एक निश्चित तरीके से चल रहा है काम, और मुखिया तक जाएगा। उसके नीचे जितने भी PRI मेंबर्स हैं उन सबको मुखिया के माध्यम से सेंसिटाइज किया जाएगा। आइडिया बेसिकली ये है कि जितने भी जन रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग अगर जब भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अगर 10 मिनट 15 मिनट का समय लेकर के MDA के बारे में बात कर लें, फाइलेरिया के बारे में बात कर लें। अरे भाई उसे वोट मिलेगा क्या उसको? क्या आप बात करते हैं? आप वोट वाले जुगाड़ बताइए तो भाई। अगर वैसे देखें तो इससे वोट भी मिल सकता है। नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। वोट जब तक मैटर नहीं करता है। मैं थोड़ी सी बात कहना थोड़ा सा ज़्यादा चाहते नीलम जी के पास जी। तो ऐसा है कि जब हम वो असेंबली में बताएंगे, वहाँ जाके जहाँ बताए कन्विंस करना चाहिए, वहाँ कहाँ बताते हैं? वहाँ जाके बताना है ना भाई, और उनके लोग सुनेंगे। जी बिल्कुल, उनकी सुनेंगे जी। जैसे बातचीत के क्रम में जैसे हम लोग समाज से पूछते हैं लोगों से कि आप इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, वहाँ पर कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, उसका मदद लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। कहीं पे स्कूल शिक्षक भी हैं जिनका अच्छा प्रभाव है, कहीं पे आपके PDS के डीलर हैं उनका अच्छा प्रभाव है, कहीं पे जो सुने, हाँ जिनकी बात सुने, जिनकी बातों सुने। क्योंकि मान लीजिए कि दूसरे आदमी को ले जाते हैं जिसको गाँव वाले नहीं मानते हैं या पसंद नहीं करते, कि चाहे किसी भी कारण से हो, यदि उनके द्वारा कोई मैसेज दिलवाएंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो जिसका प्रभाव है ये बातचीत के क्रम में पता चल ही जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी कार्यरत जो सहिया हैं, सेविका, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, वो उसी गांव की बासिंदा हैं, जो जल सहिया हुई उसी जगह की रहने वाली हैं। तो उनसे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि कौन व्यक्ति यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, उसको फिर हम लोग सिस्टम में इंडल्ज करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को सक्सेस बना सकें। नीलम जी, पूरा जो आपका अभियान चल रहा है, उस अभियान में अगर आप रिजल्ट के रूप में देखें तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है आपको? अभी तो हम लोग रिजल्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं करिए, पहले का जो काम चल रहा है, पहले से तो काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। काहे कि आपके यहाँ डाइन और ओझा जो है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। जी जी जी। और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को, और सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका है जी।
है ना, डाइन तो है नहीं। ओझा भी जो मंत्र पढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं क्या मंत्र पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज में है। बिल्कुल है। सबसे पहले वही जाते हैं वो। बिल्कुल है। तब भी जब सीएससी नहीं था और जब सीएससी बन गया तब भी जी बिल्कुल। बहुत मजबूरी में वो जाते हैं वहाँ पर। जी जी। और इनमें ये क्या स्वास्थ्य विभाग में कौन है वो जो सहिया का रोल अदा करती है इस तरह का, जल सहिया के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग में सहिया है। दीदी एएनएम हुई, नहीं एएनएम के अलावा जो और गांव की कोई लड़की आंगनबाड़ी है, सही है। आंगनबाड़ी से भी हाँ, कर तो सहायिका है। वो लोग बहुत इसमें काम कर बिल्कुल, सकते हैं और बिल्कुल। वो लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग अभी जैसे पिछले भी कई राउंड में हमने देखा है कि लोगों का रिफ्यूज़ल के कई कारण होते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं दवा, तो हम सारे के सारे नहीं डॉक्टर खाते पॉल ने हैं। तो बताया ना रिफ्यूज करने का एक बड़ा बताया कि अगर उसको उल्टी हो गई और आपने पहले से नहीं बता रखा है तो दोबारा ना आपने खाएगा ना दूसरों को खाने देगा। वो तो हो गया कि जब उन्होंने दवा खाई और तब ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने रिफ्यूज़ किया, लेकिन दवा खाने से पहले भी रिफ्यूज़ल के हाँ कई तो कारण बताया, होते तो हैं। कारण बताया ना। यहाँ पर ये भ्रम है कि आप दवाएं ले रहे हैं उनकी आबादी घटाने के लिए, इसके अलावा भी कई कारण हैं सर। और भी बहुत सारे कारण जी, हैं। तो पहले जी। तो उसको दूर करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माने वो लगे कि सचमुच में आप उसकी सेवा के लिए आए हैं, है ना। जी। इसमें ग्राम प्रधान भूमिका निभा सकते हैं, बिल्कुल। पीआरआईज के कुछ लोग भूमिका निभा सकते हैं, हाँ। बहुत लोग तो नहीं निभा सकते हैं। पीआरआईज के कुछ भूमिका निभा सकते हैं, जो प्रभावी आदमी हो जिसकी बात सुनी जाती हो। बिल्कुल। साधु संत इस तरह के लोग अभी भी बहुत हाँ। प्रभावी हैं। हाँ। बिल्कुल। लाख हम मना कर दें, मंदिर मौलाना के है तो मौलाना प्रभावित कर सकता है, पुजारी पुजारी हैं, है तो मौलाना प्रभावित कर हैं, सकता है, कर पादरी सकता है। हैं। उसी इस समय तरह- कहे जरूरी नहीं है। हम्म। किसी समय पूजा पाठ कराते हुए इसकी भी चर्चा कर ले तो ज़्यादा कम्युनिकेट होगा हमको। बिल्कुल। और उन्हें भी हम सेंसिटाइज करते हैं कि उनके माध्यम से ही अपनी बात हम कहलवाएं लोगों को। हमारी बातों पर लोगों को जितना भरोसा नहीं होगा, इनकी बातों पर पूरा भरोसा होता है, तो इनकी बात सुने। और ये भी चल रहा है काम कि लोग उनके माध्यम से, और साथ ही साथ हम माइकिंग वगैरह भी करवाते हैं, तो मंदिर से भी हो रहा है, मस्जिदों से भी हो रहा है, गुरुद्वारों में भी ये चर्चाएं चल रही हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं ताकि हम अपनी बातों को विश्वस्त सूत्रों से उन तक पहुंचाएं और उनसे दवा खाने के लिए अपील करें। दवा न खाएं। एक तो हमने यही कहा उन्हें कि क्या वे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह देखना चाहते हैं, विकलांगता की स्थिति देना चाहते हैं। अगर वो विकलांग नहीं बनना चाहते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि अभी तो एक दवा आप देख लीजिए कि दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं लोगों को। रुग्णता प्रबंधन के लिए MMDP किट है, जिसमें टब है, मग है, साबुन है, तौलिया है, जो प्रभावित अंगों की देखभाल के लिए वो रुग्णता प्रबंधन करते हैं, वो भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ताकि उन्हें आगे उनका भविष्य कुछ हद तक हम सुरक्षित कर सकें। विकलांग होने के बाद उनका दैनिक दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, उन्हें सामाजिक और पारिवारिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को तो हम दूर नहीं कर सकते, बस अगर वो दवा खा लें तो सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये हो जाता है फाइलेरिया, तो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से अच्छा है कि वो अपना बचाव पहले कर लें, पहले प्रिवेंशन कर लें, ताकि उनको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार की चल रही हैं, और साथ ही साथ प्रचार प्रसार हर एक माध्यम से चल रहा है ताकि कुछ का असर उन पर पड़ जाए। जहाँ लिटरेसी है वहाँ पे हम पोस्टर, बैनर वगैरह, होर्डिंग वगैरह करते हैं, वॉल राइटिंग करते हैं, पिक्टोरियल माध्यम से करते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे देखने में, अट्रैक्टिव ढंग से वो समझ सकें। और जहाँ लिटरेसी रेट नहीं है तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक है, फोक मीडिया है। अभी हमारा ये कार्यक्रम लोग देखेंगे तो उसके माध्यम से भी लोग जानेंगे कि हमें क्या करना है 10 तारीख से। हम यही अपील कर रहे हैं हमारे देखिए, जितने भी हम लोगों दर्शक को देख इससे रहे हैं। उबरना चाहिए कि लिटरेट लोग जो है इसमें बहुत सावधान रहते हैं। बिल्कुल, लिटरेट हाँ। लोग भी उतने ही मैंने अनपढ़ है ना, स्वास्थ्य के मामले में उतने ही अनपढ़ हैं, वो भी चले जाते हैं ओझा के पास। हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे है कि ना। जहाँ हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में दवा का एक्सेप्टेंस जितना ज़्यादा है, अर्बन क्षेत्रों में उसके देख मुकाबले लीजिए। काफ़ी कम है। जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं कहते हैं कि हमें तो फाइलेरिया है नहीं। सबसे ज़्यादा ज्ञान है कैसे- उनको ना, हाँ सबसे जी। ज़्यादा ज्ञान है उनको। तो ये चीज़ है कि ज्ञान अगर पूरा हो तो बहुत अच्छा, बिल्कुल ना हो तो अच्छा, ज्ञान लेकिन तो है ही। अधूरा बिल्कुल ना डॉक्टर हो। साहब ये बताइए, फर्स्ट स्टेज में कारक, कारण और प्रभाव 3 चीज़ होता है। एक तो कारक जो है मच्छर है, वही करता है।
जी। कारण उसके मच्छर के काटने से होता है और प्रभावित लोग होते हैं। इन तीनों के बीच में समन्वय बिठाने का, कि वो कारणें दूर कर दिया जाए, कि वो मच्छर जो है मच्छरे को ख़त्म कर दिया जाए, इसका कोई उपाय बनता है क्या? इसका एक मच्छर है जो जिसके जो लार्वा जो हैं ये बीमारी फैलाने वाले, चाहे मलेरिया के, फाइलेरिया या किसी के जो हों, उनके लार्वा को वो खा जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी नहीं होते। इस पर भी कुछ कुछ क्षेत्रों में काम चल रहा है। यदि इसके नतीजे उत्साहवर्धक आए तो फिर हम लोग उसको झारखंड में भी। एक कौन मछली आई थी जो मछली खा जाती है? गम्बूसिया मछली है वो। हाँ। गम्बूसिया मछली जो ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। तो उससे भी, जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं ऐसे जगह पर पानी जमा है जिसको आप पूरी तरह सुखा नहीं सकते या तालाब जैसी जगह है, या तो उस जगह पे यदि गम्बूसिया मछली को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा कारगर होगा लार्वा कंट्रोल करके मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने में। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं, एक BTI है, एक टेमीफोस है, उसको देने से भी लार्वा नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें शाम के समय में पूरे बाह के कपड़े, जितना मैक्सिमम आप आपके शरीर को ढक सकते हैं वैसे कपड़े पहनने चाहिए। अंधकार वाली जगहों पर जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अंधकार वाली जगह पर ही ज़्यादातर मच्छर काटते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें और आसपास में यदि झाड़ी है तो थोड़ा सफाई रखें उसका, और यदि गड्ढे जहाँ पर पानी जमा हो रहे हैं तो उसको भर करके रखें ताकि मच्छरों को अंडे देने से रोका जा सके। बिहार के गाँव में आमतौर पर धुआं करते हैं लोग मच्छर भगाने के लिए, जानवरों का मच्छर भगाने के लिए और अपने भी मच्छर से बचने के लिए। धुआं श्रेयस्कर है क्या? धुआं श्रेयस्कर तभी रहेगा सर जब आपको श्वास संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, तब भले उसको कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मच्छर उससे भागता है कि नहीं भागता, इसलिए हम तो मच्छरदानी लगाने वाले लोग हैं, इसलिए हमको नहीं पता है। मच्छर काटता है, घर में काटता है तो जाली लगा लेते हैं, ये सब है। लेकिन वो गोबर के उपलों में जो गोईठा कहते हैं, उसमें नीम के पत्ते डाल के उसका धुआं करने से तो वो स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है, बल्कि फायदेमंद ही है और उससे मच्छर भी भागते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का कुछ उपाय हो सकता है जो स्थानीय स्तर पर। नहीं, जैसे ये आपका गेंदा का फूल के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि उसी से पारिथ्रम भी निकलता है। तो यदि गेंदा के फूल की खेती आसपास में की जाए तो शायद उससे मच्छरों उस पानी का इस्तेमाल भी हो सकता है गेंदा के फूल के लिए। जी, दोहरा काम हो सकता है। दोहरा काम हो सकता है। और यदि थोड़े से खेती वगैरह में करेंगे तो उसका फिर अर्थोपार्जन के लिए भी उपाय उसको लगाया जा सकता है। हाँ डॉक्टर पॉल, आप बताइए कि आपको क्या ऐसा चीज़ लग रहा है जिसके नहीं होने की वजह से यह उन्मूलन प्रोग्राम जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा है? आपने जो अध्ययन किया है झारखंड के बारे में अगर देखें या दूसरे जगह जहाँ आप सक्सेस हुए हैं दूसरे स्टेट में, अगर हम देखें तो देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम है, कोई एक सिंगल पॉइंट तो आप नहीं कर सकते। जितनी स्ट्रेटजीज है उसमें हर एक स्ट्रेटजी में कुछ कुछ एरिया है जहां हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें दूसरे स्टेट से सीखना है, हमारे खुद के 11 ब्लॉक ऐसे हैं जो आज के दिन में ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे स्टेज 1 क्लियर कर चुके हैं और 23 ऐसे ब्लॉक हैं जो इसको करने जा रहे हैं। कितने जिले हैं कुल मिलाकर? टोटल 2400 जिले में हमारे फाइलेरिया के सबसे ज्यादा कहाँ है? देवघर कोल्हान में भी हमारा है, सरायकेला चाहे वैसा इस बेल्ट में है। तो वहाँ क्या जल प्रबंधन यूज्ड वाटर का ये मैनेजमेंट नहीं है? नहीं, जंगल होने की वजह से ये लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जहाँ भी होता है क्लस्टर में होता है। अगर जैसे अभी मच्छर के वेक्टर जनित उस तरह के एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो एक क्लस्टर में होता है, जहाँ होता है हाई नंबर में होता है। इसलिए ये बीमारी आपको हर गांव में संक्रामक भी है क्या? उसको काटेगा, फाइलेरिया वाले आदमी को काटेगा तो वो फैला सकता है क्या? ये थोड़ा सा समझना है, मैं चाहूँगा आप मुझे 1 मिनट दें, क्योंकि बहुत जगह पर लगता है, ये हमने धनबाद में बहुत सारे मरीजों के साथ फेस किया है। हमको जिनको बताना है वो तो बताएंगे ना। उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि समाज में फाइलेरिया आज जो फैलता है ये इनके वजह से फैलता है, लेकिन विज्ञान कुछ अलग कहता है। आज अगर आप इन जो क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट हैं इनका अगर हम रात में जांच करेंगे तो हो सकता है 90% केस में माइक्रोफाइलेरिया ना मिले। आज हम लोग रात में ब्लड कलेक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ स्टाफ कलेक्ट करते हैं, जितने लोग पॉजिटिव हैं इस साल सारे के सारे नॉर्मल हैं, आप और मेरे जैसे लोग हैं। तो ये बीमारी यही यहाँ आप जो बोल रहे थे ना, कहाँ हम लोग पीछे जा रहे हैं, ये एक जगह है। ये डिजीज़ ऐसा है कि जिनको हो चुका है वो फैला नहीं रहे और जो फैला रहे हैं उन पे ये डिजीज़ दिखता नहीं है, और ये दिखेगा आपको जिंदगी के 4-5वें दशक में।
और संक्रमित आप हो गए हैं, आपकी जब दूसरी दशक थी, कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर एक आईसी जो समाज अब शुरुआत में ही अपनी मूल चीज़ को पकड़ ही लिया था कि जब तक जागरूकता कि हाँ मैं संक्रमित हो सकता हूँ, और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमें रिपोर्ट होते हैं एक कैंपेन के बाद, वो साफ तौर पे बताते हैं कि ये लोगों में संक्रमण था। तो वो एक जगह है जो लोगों को समझना अच्छा, पड़ेगा। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब कि संक्रमण था? हाँ, बिकॉज जिनके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया है वो अगर इस दवाई का सेवन करेंगे तो 6 से 24 घंटे के अंदर उनको उल्टी हो सकती है, बुखार आ सकता है। ये कहीं ना कहीं एक सरोगेट इंडिकेटर है कि इनको संक्रमण था। उनको तो अगले साल जरूर। और ये एक चीज़ और होती है, हमें 5 साल लगातार खाना होता है, 5 से 6 साल। कुछ लोग होता क्या है कि इस साल खा लिए, अगले साल छोड़ दिए, फिर अगले साल खाए, फिर एक साल छोड़ दिए। ये एक संक्रमण। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के ग्लोबल डिस्कोर्स में, नेवर ट्रीटेड। आप कभी भी, आप तो मास मीडिया से हैं, आप कभी भी सर्वे करके देख सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिसने ये दवाई आज तक कभी नहीं खाई, आज तक कभी नहीं खाई। मैंने नहीं खाया। आपने नहीं खाया। तो यहाँ जैसे हम लोग 5 लोग हैं तो नेवर ट्रीटेड परसेंट हो गया 20%। तो ये प्रतिशत जितना ऊपर जाएगा उतना समय लगेगा हमें इस उन्मूलन को अचीव करने के लिए। तो ये एक जगह है जहाँ हम लोग फोकस कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि ऐसा कोई पार्ट नहीं रहना चाहिए जो इस दवाई को ना खाए, क्योंकि वही है जो आगे संक्रमण को लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी एक स्टडी है जो कहती है। तो ये 3-4 एरिया है जहां हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तीसरा आपका पहला एक बिंदु था कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, और सिस्टर लोगों को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। आज के दिन में हमारे जितने 194 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है पूरे राज्य में, सब जगह पे एक MMDP कॉर्नर बना हुआ है, जो अमूमन हम लोग कहे हैं कि फ्राइडे को आप सारे सर्विसेज दीजिए, क्योंकि एक बीमारी तो नहीं है, हज़ारों बीमारियां हैं। लेकिन वो सेंटर सबके लिए 7 दिन 24 घंटे खुले हैं। आप कहीं भी आइए, कभी कुछ भी फाइलेरिया के बारे में जानकारी लेना है आप उस सेंटर से ले सकते हैं, कोई किट लेना है ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स और फील्ड लेवल स्टाफ की एक बार की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं फाइलेरिया के सारे मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ये सालों साल ट्रेनिंग देनी होती है। एक बार देने से हो सकता है फिर उसको दूसरा कुछ ट्रेनिंग मिला फिर भूल गए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको हम लोग आगे करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि 2027 लक्ष्य है इसको अचीव करने का। देखते हैं, मुझे लगता है कि झारखंड के बहुत सारे जिले, जैसे खूंटी सर ने कहा, खूंटी ऑलरेडी हमारा क्लियर है। देवघर जो सबसे ज़्यादा, कुल्हान का आपने बताया, वहाँ जो सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो उन्मूलन अभियान है, उस उन्मूलन अभियान का नतीजा कुछ दिख रहा है क्या? अभी आगे स्प्रेड नहीं करने में, अभी तक जल प्रबंधन करने में, किसी चीज़ में, अवेयरनेस में? अगर आप बोलेंगे तो अभी तक हम जो हमारा तकनीकी मापदंड है ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे, उसमें तो अभी देवघर कोल्हान में हमें बहुत पॉजिटिव कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये राउंड हम लोग 1-2 साल और करेंगे अच्छे से, क्योंकि कोल्हान में हमारा आइवरमेक्टिन भी चलता है, ट्रिपल ड्रग। तो मुझे लगता है कुछ अच्छे नतीजे हमको आएंगे। जैसे कोल्हान में भी अगर बोले तो जमशेदपुर के 2 ब्लॉक हैं हमारे, बाड़ागोरा, चकुलिया, जो कि ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे क्लियर किए हैं। लेकिन देवघर, चाईबासा और सरायकेला में ऐसा अभी तक हमें नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में हमें और इसमें परिणाम मिले। हम विकास जी की तरफ जाएँ उसके पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो बता रहे हैं, तो वहाँ रुकने का कोई गुंजाइश दिख रहा है क्या? रुकने का गुंजाइश यही है कि एक तो प्रिवेंटिव मेजर से, कोल्हान और देवघर खास करके अगर हम बात करें तो कोल्हान देवघर के प्रभाव के बारे में बात करें तो उस पर हम थोड़ा चर्चा चाहते हैं। कोल्हान देवघर में इसको रोका जा सकता है, और यदि इस दवा का समुचित प्रबंधन किया जाए, जैसे अभी प्रोग्राम में हम लोग दवा बांट नहीं रहे हैं, दवा खिला रहे हैं। दवा खिलाने से ये हो गया कि अब वो सुनिश्चित हो गया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग अल्बेंडाजोल की गोली फेंक देते हैं, तो अब जब खिला देंगे तो उसकी संभावना, क्योंकि उससे भी मितली होती है ना, अल्बेंडाजोल खाने से मितली होती है। तो जब दवा खिला देंगे तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना घट जाएगी। दूसरा है कि इसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको इससे कोई भी दिक्कत होता है, आपके गांव में रहने वाली सहिया ही आपको दवा दे देगी और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी दुष्प्रभाव यदि दवा के आते हैं तो आप अधिकांशतः मान के चलिए कि जो दवा आपने खाई उसके वजह से जो माइक्रोफाइलेरिया मरे, उसके एलर्जिक रिएक्शन के वजह से सारे सिम्टम आते हैं। तो यदि आपको हुआ है तो आप तो अवश्य रूप से ही दवा खाएं, और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको भी दवा खाने के लिए प्रेरित करें। 1 मिनट आपको दे रहे हैं
नीलम जी, सिर्फ 1 मिनट, हमारे पास समय नहीं है। आप कोई मैसेज आपके पास है, कुछ अलग बताना चाहती तो बताएं विद इन ए हम मिनट। ये बताना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवा खाने के बाद, जो प्रतिकूल प्रभाव होता है, जैसे कि बताया गया कि वो एक शुभ संकेत है कि उन्हें फाइलेरिया होने का खतरा है, उनके खून में माइक्रो फाइलेरिया है, जो दवा खाने के बाद मरते हैं तभी ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उल्टी या बुखार के जो सिम्टम आते हैं कुछ देर के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और अगर ना भी हो तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एमडीए हो रहा है, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, उनके पास दवाएं हैं। अगर दवा उन्हें उल्टी या बुखार के या चक्कर की शिकायतें अगर लगातार आ रही हैं तो रैपिड रिस्पांस टीम उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में तुरंत सक्षम है, वे तुरंत प्रभावी हैं। तो हम उन्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कि दवा खाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसे उन्हें ही झेलना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम उसे तुरंत दूर करेंगे। और हमारे जो दर्शकों में, चाहे ग्रामीणों में, बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियाँ आती हैं कि ये बीमारी गरीबी के कारण होती है या फिर इस दवा पे हमें भरोसा नहीं है, फाइलेरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं और वे दवाओं फाइलेरिया का सेवन जरूर करें। पाव आप बच भी सकते हैं, और अगर हो गया तो उससे जो प्रबंधन है तकलीफ से त्राण पाने का, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि वो हो ही नहीं हो, इसके लिए जल प्रबंधन करना ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया, कहीं पर इस तरह के गड्ढे हैं जहाँ मच्छर पनप रहे हैं, उन गड्ढों को प्रबंधन करिए, उसका पानी का क्या इस्तेमाल हो सकता है। और हर जगह जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर नर्स को ट्रेन किया गया है, और रात में अगर कोई भी तकलीफ़ इस तरह की होती है जिसमें कि आपको जोड़ों का बहुत दर्द होता है, बुखार हो रहा है, वैसी स्थिति में आप अपना ब्लड जांच जरूर करा लें। दवा खाएं, जैसा कि बताया यहाँ एक्सपर्ट्स ने कि दवा खाने से अगर उल्टी होती है तो मानिए कि आपके अंदर जो बीमारी थी वो निकल गई। और 5 साल कंटिन्यूस दवा खाना है तो 5 साल खाएँ, हर साल खाएँ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। जोहार सभी।